Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Today's topic is recruitment. What is recruitment? मैम इलेक्ट द ह्यूमन रिसोर्स। मैम अपने ऑर्गेनाइजेशन Sorry. में भर्ती करना। Ma'am, it is the process of searching prospective employees. Recruitment is the process of recruitment is a process to discover the sources of manpower to meet the requirements of the staffing schedule and to employ effective measures for attracting that manpower in adequate numbers to facilitate effective selection of an efficient working force. ठीक है। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि क्या हमें बेस्ट कैंडिडेट जो बेस्ट मैन पावर है उसका सिलेक्शन करना, वो एक प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसमें प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉयज होते हैं उसको सर्च करते हैं और उनको एनकरेज करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो जो हमारे मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई करें, उसमें एप्लीकेंट हो। इसलिए रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस होता है उसको हम पॉजिटिव प्रोसेस कहते हैं। पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं से लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अगर कहीं पे वैकेंसी होती है, निकलती है, तो उससे बहुत ज्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं, अभी यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटी है, इसमें अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए वो बहुत सारे उसमें सारे अच्छे अच्छे उसमें जो एडवर्टीजमेंट होता है, उसको ऐसा एडवर्टीजमेंट होता है कि उनको सब मतलब उसमें बहुत सारे उस क्राइटेरिया में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है जो अट्रैक्ट करता है बहुत सारे एप्लीकेंट को अप्लाई करने के लिए, जॉब के लिए। और क्योंकि उसमें हम वो सिलेक्शन उस प्रोसेस सिलेक्शन के प्रोसेस पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ जब कोई, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड है या जिसको जॉब चेंज करनी है, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है जब कोई कहीं रिक्रूटमेंट प्रोसेस कहीं का स्टार्ट होता है। तो ये सर्चिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज होता है कि ओके, और उसमें ये होता है किस टेक्निक, किस मेथड के थ्रू, किस प्रोसेस के थ्रू हमें ये इस प्रोसेस को, इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को पूरा करना है। क्या क्या मेजर्स लेने हैं, क्या तरीका होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा जिससे हम अपने वर्कफोर्स को रिक्रूट कर सकते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट होता है वो तीन तरीके से होता है। फर्स्ट होता है रिक्रूटमेंट इज प्लान रिक्रूटमेंट। व्हाट इज प्लान रिक्रूटमेंट? जो सबको पता होता है प्लान रिक्रूटमेंट की अब ये होना है। ये प्लान रिक्रूटमेंट कब होता है? प्लान रिक्रूटमेंट जो होता है वो जनरली तब अराइज होता है, प्लान रिक्रूटमेंट अराइजेस इन द अराइजेस फ्रॉम द चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटायरमेंट पॉलिसी। क्योंकि रिटायरमेंट पॉलिसी बिल्कुल फिक्स होती है कि इस साल में इतने इतने लोग रिटायर होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज हो रहा है, कुछ एक्सपेंशन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड हो रहा है, तो भी आपको पता होता है कि उसकी कुछ ब्रांच, तो इसमें की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैम ये आपका चीज आवाज ठीक प्लान से नहीं होती आ है। रहा है। अब आ रही है आवाज? यस मैम। ओके। Yes, ma'am. तो ये प्लान्ड होता है क्योंकि रिटायरमेंट पॉलिसी फिक्स होती है, उसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक्सपेंशन है, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो भी आपको कितने मैन पावर की जरूरत है, ये सब प्लानिंग करने की, ये सब प्लान करा जाता है पहले से ही। अनएक्सपेक्टेड सेकेंड रिक्रूटमेंट इज अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट। व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड रिक्रूटमेंट? जो पता नहीं होता है किसी को भी कि अनएक्सपेक्टेड हो गया, अब आपको एकदम से आपको रिक्रूटमेंट करना है, सीटें खाली हो गई, तो कैसे होती है, उसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? मैम ट्रांसफर। ट्रांसफर।
नहीं, ट्रांसफर तो आपको पता होगा ना। दिया मैम किसी हाँ, वगैरह अब हो जैसे कि हाँ, कोई भी कैजुअलिटी हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, अराइजेस ड्यूरिंग रेजिग्नेशन, डेथ, एक्सीडेंट एंड इलनेस। कोई मेडिकली अनफिट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी की डेथ हो गई, या किसी ने रिजाइन कर दिया, तो ये अनएक्सपेक्टेड होता है, ये आपको पता नहीं होता है कि ये चीज नियर फ्यूचर में होने वाली है। तो ये अनप्लान रिक्रूटमेंट होता है, ये कभी भी ये सिचुएशन कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराइज हो जाती है। And next is anticipated. अब You are एंटिसिपेटेड not में क्या able. होगा? What it means कि एंटिसिपेटेड रिक्रूटमेंट क्या होगा? एनी आइडिया? एंटिसिपेटेड जो होता है वो एक उम्मीद होती है, जैसे एक आशा, एक्सपेक्टेशन होता है आपको, ठीक है। उसमें क्या होता है कि रिफर्स टू दोज मूवमेंट्स इन पर्सनल which an organization can predict by studying trends in the internal and external environment. अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या वो उसको क्या उम्मीद उसको होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कि ये मतलब होता है कि उसको एक आशा हो जाती है, एक उम्मीद हो जाती है, एक्सपेक्ट करता है कि ऐसा ये चीजें क्या हो जाती है इंटरनल एक्सटर्नल में, क्या क्या चीजें हो सकती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस। क्योंकि तुम लोगों ने रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पढ़ रखा है लास्ट वाले इसमें में, तो उसमें क्या क्या चेंज, क्या एक्सपेक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन? मैम ये प्रेडिक्शन वाले मैम हम लोग बोल सकते हैं कि मैम जैसे कोई ट्रेड यूनियन होता है मैम, उसमें से सारे मेंबर्स बोल देते हैं कि वो जॉब छोड़ देंगे, तो मैम ये प्रेडिक्टेड होता है, ये इंटरनल हो गया। और मैम एक्सटर्नल प्रमोशन भी एनवायरनमेंट हो क्या सकता होता है है? हाँ, मैम प्रमोशन हो सकता है कि नहीं इसमें? प्रमोशन, प्रमोशन में क्या है? मैम वो भी तो प्रमोशन अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन भी रहता है। होगा, वन ऑफ द रीजन हो सकता है प्रमोशन भी। प्रमोशन है आपका, ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि जनरली क्या है कि लोग ट्रांसफर नहीं जाना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं जो ट्रांसफर जाना चाहते हैं। अगर कोई यंग जनरेशन है, ये फ्रेशर है, तो वो किसी सिटी में तो वो ट्रांसफर के लिए चला जाएगा, पर एक कोई मिडिल एज है जो ऑलरेडी सेटल है, वो बहुत टाइम से जॉब कर रहा है, तो उसको आप बोल दो हम ट्रांसफर कर रहे हैं आपको किसी इस एरिया में से है, तो वो शिफ्ट नहीं करना चाहता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल आपकी कंफ्लिक्ट हो सकता है, या इंटरनल आपका कुछ ये सारे रीजंस हो सकते हैं। एक्सटर्नल रीजंस क्या क्या हो सकते हैं? ये तो इंटरनल हो गया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, डिमोशन हो गया, या ड्यूटी आज हो गया, या कोई भी फैसिलिटी जो आपके इसमें नहीं मिल रही है, जो उसको नहीं होता है। पर एक्सटर्नल रीजंस क्या क्या होते हैं जिसको उसको मैम पहले से प्रिडिक्ट एक्सटर्नल करना में होता है? मैम हो एक्सटर्नल, सकता है कि हाँ, जैसे मैम हम लोग के जो प्रोमोटर्स या गवर्नमेंट है मैम, वो बोल दे कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक और ब्रांच बनाना है या फिर और ब्रांच बनाना है, तो मैम ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि आगे हमें रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। अगर ब्रांच बढ़ाना, ये तो पॉजिटिव अप्रोच हो गया ना, कि आपको एंटिसिपेट कर लिया आपने, ये तो अब मैंने अनएक्सपेक्टेड प्लानिंग में बताया कि अगर आपका बढ़ता है तो। बट जो यहाँ पे नेगेटिव अप्रोच क्या होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स का? इंटरनल तो पता मैम चल किसी गया, एम्प्लॉय नेगेटिव मैम किसी और, टेक्नोलॉजी चेंज। हाँ, टेक्नोलॉजी का चेंज, या कुछ और सारे फैसिलिटीज, या कुछ आपकी पॉलिसी में अमेंडमेंट, या कुछ अदर बेनिफिट्स, अदर अलाउंसेस, अगर आपको सेम किसी का और कंपनी में, सेम कंपनी में मिल रहा है, किसी अदर कंपनी जो सेम वर्किंग उसका स्टाइल है, उसके में कुछ अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अदर कुछ एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं उसको शिफ्ट करने का, सोचते हैं जॉब को चेंज करने का सोचते हैं। तो ये भी एक आपको अनुमान पहले से लगाना होता है कि ये कंडीशंस भी आ सकती है। हमेशा कंडीशन में कोई आपका कोई कंपनसेटरी नहीं हो सकता कि डेथ, एक्सीडेंट या कुछ ऐसा हो गया। कभी कभी कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए भी लोग चले जाएंगे,
या कुछ ज्यादा बेनिफिट है तो उसके लिए भी लोग स्विच ओवर कर जाते हैं, क्योंकि आज का टाइम जो है ना वो बहुत स्विचिंग वाला हो गया है, इधर से इस तरह से इधर चले गए, शिफ्ट कर जाते हैं। और फैसिलिटीज भी ऐसे ऐसे मिलती है गवर्नमेंट से कि अगर आप कहीं जाते हैं या किसी, तो आपका जॉब को आपको तुरंत छोड़ना नहीं पड़ता है, तो आप जाके ट्राई करके आपको 1 महीना 2 महीना काम करके वापस अपने उस ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। तो ये सब चीज के लिए आपको पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन को रेडी होना पड़ता है कि उसको कहीं भी उसका मैन पावर का शॉर्टेज ना हो। अगर मैन पावर का शॉर्टेज होगा तो उसके प्रोडक्शन प्रोसेस में या उसके काम में इफेक्ट होगा। इसीलिए ये सब चीजें पहले से प्लान आउट करके रखी जाती है। इसीलिए हमेशा जो डेटाबेस बनता है उसमें कुछ वेटिंग लिस्ट के लोग को रखा जाता है कि अगर इनकेस ये लोग ज्वाइन नहीं करते हैं या इनके ये लोग नहीं आते हैं तो वेटिंग लिस्ट से लोगों को कॉल कर लेते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है और उसको हर महीने या हर अगले दिन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। फीचर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में फर्स्ट पॉइंट है, इट इज अ प्रोसेस रादर देन अ सिंगल एक्ट और इवेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट एक फुल फ्लेज प्रोसेस है, ये कोई एक इवेंट नहीं है कि आज कर लिया। कि ये थ्रू आउट जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक ये चलता, ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगा तब तक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो चलता होता रहेगा, चाहे वो रिटायरमेंट से हो, चाहे रेजिग्नेशन से हो, चाहे भी किसी रीजन से हो, ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो एक थ्रू आउट लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ही चलता रहता है, चलेगा भी। नेक्स्ट इज, मैम फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। इट इज अ प्रोसेस, it is a process rather than a single act or event. It is a process rather than a single act or event. क्योंकि ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, सिंगल कोई इवेंट या एक्ट नहीं है, इट इज ऑनगोइंग प्रोसेस है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको चलते रहना है। सेकेंड इज लिंकिंग एक्टिविटी as it brings together the employer and the prospective employees. Linking activity as it brings together the employer and the prospective employees. ये कहीं ना कहीं जो हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है उसमें जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं कनेक्शन हो जाता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में। अभी सिर्फ हम अप्लाई करें, हम किसी एम्प्लॉयर को जानते नहीं है, हमने उनसे कभी पर्सनली इंटरेक्ट नहीं करा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कनेक्शन डेवलप हो जाता है कि हमने यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करा है जॉब के लिए, तो हमें इन फ्यूचर में यहाँ से कॉल आ सकती है फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस, फॉर इंटरव्यू, फॉर जो भी उनका प्रोसेस है उसके लिए। तो कहीं ना कहीं एक जो रिलेशनशिप है या एक वो डेवलप हो जाता है उसके अंदर में। ठीक है, दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट इज positive activity to seek out eligible persons from which suitable ones are selected. Positive activity to seek out eligible persons from which suitable ones are selected. इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो एलिजिबल पर्संस है। एलिजिबल पर्संस का मतलब क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है, ये डिग्री चाहिए, इस बैकग्राउंड से होना चाहिए, एंड ये क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस, दिस एज ग्रुप, ये जेंडर, ये आपको ये चीज, बहुत ही स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट होता है। तो वो जो स्पेसिफिक एडवर्टीजमेंट में कोई अप्लाई करता है तो वो एलिजिबल पर्सन ही अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब सारे एलिजिबल पर्सन में से आपको बेस्ट जो है सुइटेबल वंस को सिलेक्ट करना होता है, इसीलिए पॉजिटिव अप्रोच होता है। क्योंकि अगर बोल दिया जाए कि आपको सपोज कॉमर्स की जॉब निकली है, अब ये आपको कॉमर्स के लिए जॉब के लिए बोल दिया, कॉमर्स के लिए आप है जिसने बीकॉम कर रखा है या बीकॉम ऑनर्स कर रखा है, इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक बीकॉम ऑनर्स की होती है, एक बीकॉम की होती है। बीकॉम जो होता है पास आउट कोर्स होता है और ऑनर्स जो होता है वो स्पेसिफिक कोर्स होता है। ठीक है, तो बीकॉम ऑनर्स के लिए, तो बीकॉम ऑनर्स में जितने भी एप्लीकेंट होंगे वो सारे के सारे अप्लाई कर देंगे, लेकिन वहीं पर स्पेसिफिक कर देगा कि नहीं हमें मार्केटिंग बैकग्राउंड का चाहिए स्पेशलाइजेशन, या एचआरएम चाहिए, या बैंकिंग चाहिए, या अकाउंटिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो उससे क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक लोग जो एलिजिबल लोग हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं बस वही अप्लाई करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी इजी हो जाएगा उसको स्क्रीन आउट करना, तो उन बेस्ट में से वो बेस्ट सुटेबल पर्सन को अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेलेक्ट करेगा। ठीक है, एबिलिटी। नेक्स्ट इज एबिलिटी। बीकॉम में फर्क क्या होता है? बीकॉम पास कोर्स होता है
और बीकॉम ऑनर्स जो होता है वो स्पेशलाइज्ड कोर्स होता है, जिसमें आप किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज हो जाते हैं। थर्ड ईयर में आपका एक स्पेशलाइज कोर्स हो जाएगा, उस स्पेशलाइज कोर्स से आप आगे मतलब प्रोफेशनल कोर्स में इजी होता है सिलेक्ट होना। और बीकॉम को पासिंग कोर्स होता है, सारे सब्जेक्ट में आपको पढ़ना होता है, आप किसी में स्पेशलाइज नहीं होते हो। ओके मैम। ठीक है, स्पेशलाइज अभी लास्ट ईयर 6 सेमेस्टर में आपको ऑप्शनल पेपर मिलेगा कि आपको किस ग्रुप में जाना है, जो एचआरएम में जाए, बैंकिंग, इंश्योरेंस, किसी में जाए, वो उसको स्पेशलाइज हो जाएगा, वो उस पर्टिकुलर उसी के लिए एक एप्लीकेंट हो जाएगा उसके लिए। और पास कोर्स में आप सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, आप किसी में आप वो नहीं है। एबिलिटी टू मैच जॉब्स टू suitable candidates, ability to match jobs to suitable candidates। इसका मतलब क्या होगा, एबिलिटी टू मैच जॉब्स टू suitable candidates। मैम राइट पर्सन राइट जॉब। राइट पर्सन, बोलो। मैम एक बार पॉइंट रिपीट कर दीजिएगा। मैं जैसे कि एबिलिटी टू मैच जॉब्स टू suitable candidates। मैम राइट पर्सन एट द राइट प्लेस में। राइट पर्सन को राइट टाइम में राइट जॉब, राइट टाइम पे राइट पर्सन को राइट आपको जो होता है जॉब जो होता है उसको ऑफर करना। ठीक है, हर एक चीज की एक इम्पोर्टेंस होती है जो टाइम पे होनी चाहिए। अगर आज कोई अनएम्प्लॉयड है या वो अनएम्प्लॉयड है या कोई पढ़ाई करके अभी निकला है, तो उसको क्या होता है, उसको ये चाहिए होता है कि अब तुरंत से उसको कहीं जॉब मिले। या ये नहीं कि ऐसा नहीं कि आपने अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप करके आए तो मैंडेटरी है कि आपको जॉब मिले, उसके साथ आपकी अपनी क्वालिटी और कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन आपको ये कि आपको तुरंत आपको वो चीजें, तो इसीलिए अगर आपको सही समय पे जॉब मिलेगी, राइट टाइम पे राइट जॉब राइट पर्सन को ऑफर होगी, तो उससे जो होता है उसमें काम करने का जो मोटिवेशन होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, और वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, उसमें सीखने की इच्छा होती है, हमें सीखना है, हमें और बढ़िया तरीके से काम करना और अच्छा अपना सेल्फ डेवलपमेंट करना है। लेकिन अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हम 5 साल तक चलाते रहे, 1 साल 2 साल 3 साल, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो होप होती है ना, जो बहुत इंटरेस्ट होता है, जो करने की इच्छा होती है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और जो प्रेजेंट सिनेरियो जो हमारे कंट्री में चल रहा है जॉब का, उसमें यही है कहीं ना कहीं जो कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसमें जब लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं स्टे लग जा रहा है, या वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना लंबा हो जा रहा है कि लोग उसके अलावा कहीं और चले जा रहे हैं, कहीं उनको बीच किसी और जॉब हो जा रही है तो उस साइड चले जा रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर है कहीं और शिफ्ट किसी जगह पे भी शिफ्ट हो जा रहे हैं, तो उससे रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर बहुत सफर करने लगा है कि जितनी भी आपकी सीटें आती है सीटें फुलफिल नहीं हो पाती और फिर आप वो बैकलॉग में उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोसेस का जो डिले हो रहा है बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, इसको कम टाइम में पूरा करना चाहिए। जैसे ये हुआ था कि पहले हुआ था कि 1 साल के अंदर आपको सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करने ले आया, पर वो चीज हो नहीं रही है, वो और खूब एक्सपैंड होता चला जा रहा है। अब नेक्स्ट इज रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस पढ़ा है ना, क्या होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस? Many steps involved in recruitment. I know what the steps. So what are the steps? Requisitions of employees, identification of the source of recruitment, invitation to interested people, preparing the list of deserving applicants. सबसे पहले रिक्रूटमेंट में फर्स्ट पॉइंट इज डेफिनेशन एंड रिक्विजिशन। सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है रिक्विजिशन। रिक्विजिशन कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट द पोजीशन टू बी फिल्ड, नंबर ऑफ पर्सन्स टू बी रिक्रूटेड। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपकी रिक्विजिशन, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आपकी जॉब रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्या
आप किस किस पोजीशंस पे आपको जॉब चाहिए, जॉब आपको रिक्रूटमेंट करना है, एंड नंबर ऑफ पर्संस टू बी रिक्रूटेड। अगर 10 सीटें खाली है तो 1:10 के रेशियो में आप लोगों को बनाएंगे, मतलब 10 सीट के लिए आप 100 लोग को कॉल करेंगे फॉर एन इंटरव्यू पर्सन प्रोसेस के लिए, सॉरी। और अगर आपका रिटर्न है तो आप 5 टाइम्स, मतलब आपके अगर रिटर्न है तो आप कितने टाइम भी कॉल कर सकते हैं, पर रिटर्न टाइम्स आप रिटर्न के लिए कॉल कर सकते हैं। इंटरव्यू है तो आप उस पर 1:3 या 1:5 के रेशियो में कॉल करेंगे, क्योंकि 10 लोगों अगर आप इंटरव्यू करते हैं तो उसमें आप 10 में से आप एक को बेस्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते, मगर आपका 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो उसमें से आपका थोड़ा आप एक को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक सीट पे 10 लोगों का रेशियो होता है, 1:10 का होता है रिटर्न एग्जाम के लिए। तो अब ये कंपनी में डिसाइड करते हैं, अगर बहुत ज्यादा सीटें हैं, बहुत ज्यादा नंबर वैकेंसी ज्यादा है और एप्लीकेंट भी बहुत ज्यादा आ सकते हैं, ऐसा एक्सपेक्टेड है ऑर्गेनाइजेशन को, तो वो रिटर्न एग्जाम कराता है। रिटर्न एग्जाम कराने से क्या फायदा होता है? what is the advantage of written examination? सिलेक्शन करने में आसान होता है, सिलेक्शन करने आसानी में से आसान होता मतलब है, जो और कभी कभी ये होता है, कभी कभी ये भी होता है कि जैसे स्क्रीनिंग प्रोसेस हो गया, बहुत सारे ऐप फॉर्म आए हैं तो आप उसको स्क्रीन आउट करने बैठेंगे, स्क्रीन करते हैं। स्क्रीनिंग करना प्रोसेस जरूरी होता है कि फॉर्म में, मतलब स्क्रीनिंग का प्रोसेस ये भी होता है, फॉर्म को चेक करते हैं कि आपने जो डिमांड करी थी उसी वही सारे लोगों ने उसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर लोगों ने फॉर्म भरा है कि अलग से, या जो एलिजिबल नहीं है उन्होंने भी भर दिया है। तो एक तो स्क्रीनिंग प्रोसेस ये होता है, और उसके बाद रिटन टेस्ट से ये होता है कि आपको बाद रिटन टेस्ट करवाने से आप उसका एक बना देंगे, ये आपका इतने मार्क्स तक के लोग को ही आप पास कंसिडर करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें से 50% लोग अपने आप ही हट जाते हैं। फिर आपके पास बहुत कम लोग बचते हैं जिनको आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। तो ये प्रोसेस तब होता है जब कंपनी में बहुत एक मेजर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, जहाँ पे कुछ सीटें निकली होती है, वहां पे डायरेक्ट इंटरव्यू भी हो जाता है, क्योंकि वहां पे सीटें भी कम है और एप्लीकेंट भी कम है, तो वहां पे पर्सनल इंटरव्यू कराना ज्यादा इजी होता है। The first point was requisition contains the details about the position to be filled and number of persons to be recruited. First हो गया। Second point is sources. अब sources क्या होंगे? मैम कैंडिडेट एक्सटर्नल, पता चला कि कहाँ पर अवेलेबल। इंटरनल, आपके सोर्सेस क्या होंगे? इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल? डेवलपिंग एंड लोकेशन ऑफ सोर्स, आपका इंटरनल से आप करेंगे कि एक्सटर्नल करेंगे? इंटरनल मतलब इंटरनल में क्या होता है, इंटरनल एप्लीकेंट को भी चांस देते हैं और एक्सटर्नल को भी देते हैं, पर इंटरनल के लिए आपके को थोड़ी रिलैक्सेशन होता है, ये क्योंकि आप ऑलरेडी उनके एम्प्लॉय होते हैं, उनके साथ काम करते होते हैं, तो आपको कुछ चीजों में रिलैक्सेशन होता है। और एक्सटर्नल, ये दो सोर्सेज ही होते हैं जिसमें आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस को करेंगे। थर्ड इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप उसको कम्युनिकेट करना किस तरह से कम्युनिकेट है भाई, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से करिए, प्रिंट मीडिया से करिए, किसी तरीके से आपको अपने जो वहां तक अपने जो प्रोसेस उसको उसको कम्युनिकेट करना है, तो वो आप किसी तरीके से कंपनी के वेबसाइट पे डालो, या फिर उसको प्रिंट मीडिया के थ्रू उसको कम्युनिकेट करना है। फोर्थ इज आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। सर आप मैम आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। अभी आ रही है? यस मैम। यस मैम। वो कभी कभी देखो कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, वो उस पर कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। अब नेक्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। आपको फिर, और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज आपको क्या रहेगा, आपको इंटरनली आपको पता होता है कि कौन कौन एप्लीकेंट है, ठीक है। इंटरनल सोर्सेस आपको पता होता है कौन कौन एप्लीकेंट है, कौन कौन कहाँ पे किस चीज में अप्लाई कर रहा है, किस चीज में, उसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। एक्सटर्नली आप जान सकते हैं कि एक्सटर्नली कौन कौन एप्लीकेंट होगा या क्या कौन इसके लिए अप्लाई करेगा। एनकरेजिंग एंड अट्रैक्टिंग एप्लीकेंट्स। अब नेक्स्ट हो गया एनकरेजिंग एंड अट्रैक्टिंग
एप्लीकेंट्स, इसके ये एनकरेज करना, बाहर के लोग को आप पर्सनली जाके एनकरेज तो करोगे नहीं कि ये जॉब निकली आप आके हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर दो, ये अट्रैक्ट तो करोगे नहीं। तो अट्रैक्ट कैसे होते हैं लोग? इंटरनली तो आप बोल सकते हो कि ये आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या लोगों को पता होता है ये चीजें बातें होती रहती हैं, पर एक्सटर्नली आप कैसे अट्रैक्ट करते हैं या उनको एनकरेज करते हैं? वो तो एक मेयर एक एडवर्टीजमेंट है आपका, आप उस एडवर्टीजमेंट के ही थ्रू वो अट्रैक्ट होंगे या एनकरेज हो जाएंगे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि वहां पे ना ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, ना ऑर्गेनाइजेशन के रिक्रूटर दिख रहा है, कुछ वो सिर्फ एक प्रिंट आपको दिख रहा है कि ये वैकेंसी आई है। तो उसमें कैसे अट्रैक्ट होते हैं वो? सैलरी पे। हाँ मैम सैलरी या मैम फिर कुछ benefit सैलरी सैलरी स्ट्रक्चर, बेनिफिट एंड कंपनी के गुडविल पे भी कंपनी का इमेज क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, बेनिफिट्स उसके साथ क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि वो सब चीजें मेंशन होती है, आपको क्लियर कट मेंशन करना होता है कि आपका पे स्केल होगा या क्या क्या उसके साथ अदर अलाउंसेस होंगे, क्या अदर बेनिफिट्स होंगे, ये सब चीजें आपको मेंशन करना होता है। और दूसरे सबसे बड़ा फैक्टर है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, कि जो आपके पास जो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें लगता है कितनी जॉब कहाँ निकल जाए, कितने लोग उसको अप्लाई कर दें, ठीक है। तो उसमें अप्लाई करने में सब क्या होता है कि कंपनी को बहुत ज्यादा फंड भी आता है, एक ये भी प्रोसेस होता है कि कंपनी को बहुत ज्यादा फंड मिल जाता है, बहुत ज्यादा चीजें भी आती है, और उसमें आधे से ज्यादा हमारा 20% जो आपका रहेगा ना, जो स्क्रीनिंग प्रोसेस में ही फॉर्म बाहर हो जाते हैं, हट जाते हैं, कभी कभी इनकम्प्लीट फॉर्म होते हैं, कभी कभी ओवर राइटिंग होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस में इस तरह करते करते आपको जो एक्चुअल जो आपके कैंडिडेट बच जाते हैं ना, वो मुश्किल से 50% भी नहीं बचते, उससे कम रहते हैं, और उसमें आपको अपना टेस्ट कराना होता है, इंटरव्यू कराना होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम में लोग एंट्रेंस एग्जाम या देते हैं या कोई एग्जाम देते हैं, ओएमआर शीट मिलती है ना, यस मैम। उस ओएमआर शीट में क्या होता है, ओवर राइटिंग मत करो, ओवरलैपिंग मत करो, कॉलम के बाहर मत करो। आधे से ज्यादा हमने एग्जाम में भी देखा है, लोग एग्जाम में उसमें अपीयर करते हैं, बहुत अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जैसे सीएचएस वगैरह एंट्रेंस एग्जाम, उन्हें नहीं पता होता है ओएमआर शीट कैसे भरना है, तो वो क्या करते हैं, ओवरलैपिंग कर देते हैं, बाहर भर देते हैं। उनका हमें पहले ही पता हो जाता है कि इनका फॉर्म तो कंप्यूटर, इनके जो आंसर शीट है कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, उसको कट मार्क कर देते हैं। तो इसमें एक प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि आप छोटे बच्चों के लिए, जो फर्स्ट टाइम कि आपको किस तरीके से मतलब ओएमआर शीट को भरना है या कैसे एग्जाम में अपियर, नहीं पता होता है, और उसी में उनकी जो पूरी साल भर की मेहनत होती है ये करने की, वो सब वो उसमें खराब हो जाती है, कि वो चीजों को शीट को सही तरीके से भर नहीं पाते हैं। तो ये सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या, वो एंड करते करते 40% लोग मुश्किल से बचते हैं, जिसमें फाइनली आपको अपना प्रोसेस कंप्लीट करना होता है। और लास्ट है कैंडिडेट असेसमेंट। उसके बाद अब आपके पास फॉर्म आ जाएंगे, अब आप उसको असेस करेंगे, उसका असेसमेंट होगा फाइनली, एनालाइजिंग एंड इवैल्यूएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस बाय कैंडिडेट प्रोग्रेशन। अब फाइनली आपके पास फॉर्म आ गए, अब आप उसमें सिलेक्शन जो प्रोसेस जो है कैंडिडेट का असेसमेंट है उसको स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सिलेक्शन। मेरा उसका पॉइंट रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज कैंडिडेट असेसमेंट। फर्स्ट one, definition and requisition. अब what is selection? What is selection? अभी तो रिक्रूटमेंट हो गया, बहुत सारे लोग को एप्लीकेंट को एनकरेज करना है, अट्रैक्ट करना है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें। सिलेक्शन क्या? सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट जितना पॉजिटिव होता है, सिलेक्शन उतना नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है। क्यों नेगेटिव प्रोसेस हो जाता है? Selection is a negative process because under its effort are made to reduce the number of applicants. इसमें आपको number of applicant को कम करना होता है, ठीक है। तो selection का मतलब, selection is a process in which candidate for employment are divided into two classes: those who are to be offered employment and those who are not. इसमें ये नेगेटिव होता है कि इसमें कुछ ही लोग सेलेक्ट होते हैं जिनको ऑफर लेटर मिल जाता है और बाकी सब रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत नेगेटिव अप्रोच होता है। अब
अब सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है? रिक्रूटमेंट में भी आप लोग को पढ़ना था व्हाट इज रिक्रूटमेंट एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अब सिलेक्शन में सिलेक्शन प्रोसेस, व्हाट इज सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे होता है ये? Through interviews. Preliminary screening, Sir, approach selection test, employment interview, training. सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट इज रिसीविंग एप्लीकेशंस, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज रिसीविंग एप्लीकेशन। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एप्लीकेशन होनी चाहिए कैंडिडेट्स की। The first process is receiving application. Second is preliminary interview. What is preliminary interview? इसको preliminary interview भी वो बोल सकते हैं, और ये स्क्रीनिंग प्रोसेस भी होता है जहाँ पे एप्लीकेंट कम होते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर द जॉब ये यही चेक किया जाता है preliminary. रीजनिंग वगैरह। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो होता है वो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। अगर एप्लीकेंट बहुत ज्यादा है तो ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोसेस करता है, जिसमें फॉर्म को चेक करता है, देखता है, और या तो फॉर्म एक्सेप्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं, उसमें एप्लीकेंट को कॉल नहीं करता है। और जहाँ पे एप्लीकेंट कम होते हैं, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या करता है, वो कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। इंटरव्यू के लिए क्या है, आप एक जनरल इंटरेक्शन होता है जिसमें आप अपने बारे में बताते हैं, मतलब यू नो जैसे क्वेश्चन होता है टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें आप अपने बारे में बताएंगे ये क्या इंटरव्यू जनरल एक होता, तो वहां से आपका स्क्रीनिंग हो जाता है कि आपको उसको आपको आगे फर्दर प्रोसेस में भेजना है कि आपको वहीं पर रिजेक्ट कर देना है। तो ये इंटरव्यू का प्रोसेस तब होता है जब आपके पास एप्लीकेंट कम है, और एप्लीकेंट अगर ज्यादा है तो सिर्फ स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है जिसमें फॉर्म को चेक किया जाता है। नेक्स्ट इज सिलेक्शन टेस्ट। अब सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है, अब एक्चुअल वर्थ जो कैंडिडेट का लिखने को तो कैंडिडेट बहुत अच्छा लिख सकता है, वो देखते हो ना एमटीवी रोडीज, देखते हो कि नहीं? मैम उसके बिहेवियर को देखा जाता है। हाँ, एक सीरियल आता है जो एक मतलब सॉरी वो मतलब रोडीज आता है, उसमें जब लोग अपने बारे में बोलते हैं तो इतनी अच्छी बातें लिखते हैं, इतनी अच्छी बातें लिख देते हैं कि हम ये हैं, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, वीक पॉइंट ये है, ये जब उसी के ऊपर उनके क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत से लोग उसको आंसर नहीं कर पाते हैं। तो आंसर ये आप लिखने को अपने बारे में बहुत अच्छी बड़ी बातें लिख सकते हैं, पर उसको जब एक्चुअली प्रूफ करना होता है तो वो चीजें प्रूफ नहीं हो, वो उस चीजों को हम प्रूफ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में जो होता है वो टेस्ट कराया जाता है, रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट में 50% वाला बच्चा भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है, विथ हायर मार्क्स वो एडमिशन ले सकता है, और कभी कभी 98-99% वाला भी एडमिशन नहीं ले पाता, ये होता भी है। लेकिन बहुत जगह पे मेरिट लिस्ट पे एडमिशन हो जाता है, वहां पे जो एक्चुअल टैलेंट आपको दिखाने को नहीं मिल पाता है कि किसको क्या वर्थ है, वहां पे अगर आपका मार्क्स ज्यादा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ये जो होता है ये थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है प्रोसेस के अंदर। रिटन टेस्ट में तो आप सबका एक्चुअल वर्थ दिख जाता है रिटन में कि किसको कितनी नॉलेज है। तो एम्प्लॉय सिलेक्शन टेस्ट में होता है एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन और एम्प्लॉयमेंट टेस्ट डिवाइसेस aerial knowledge of candidate for the respective job. These tests enable the management to bring the right person for the job. इस टेस्ट के बेसिस पे ही मैनेजमेंट जो होता है सही पर्सन को सेलेक्ट कर पाता है। तो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। व्हाट इज इंटेलिजेंस टेस्ट? इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है? मैम इंटेलिजेंट टेस्ट में उस कैंडिडेट का प्रेजेंट ऑफ माइंड चेक कर लिया जाता है। हाँ, प्रेजेंस ऑफ माइंड कितने, हाँ
क्या आपको जो एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट है, देयर पावर टू टेक क्विक डिसीजंस, आप कितनी जल्दी डिसीजन ले सकते हो। कभी कभी आपको रियल सिचुएशन में डाल दिया जाता है। अगर आपका टेस्ट चल रहा है तो आपको किसी रियल वर्किंग कंडीशन में डाल देगा, जिसको रोल दे देगा, और रोल प्लेइंग भी जिसे कहते हैं। क्या वो बोल देगा कि अभी आपके मैनेजर हो और वो ये प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे, आप क्या डिसीजन लोगे। तो वो आपकी 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 एबिलिटी देखता है कि आपका डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं। क्योंकि जब हम डिसीजन किसी चीज का लेते हैं, बीइंग इन सम पोजीशन, किसी पोजीशन पे आके हम डिसीजन लेते हैं, तो वहां पे डिसीजन जो होता है वो किसी बहुत सारे लोग से, किसी के लिए वो पॉजिटिव होगा, किसी के लिए वो नेगेटिव होगा। तो डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी होती है, वो बहुत सही होनी चाहिए, और कब आपको क्या डिसीजन लेना है। सेकेंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। फर्स्ट वन वाज इंटेलिजेंस टेस्ट, सेकेंड इज एप्टीट्यूड टेस्ट। सर मैम इसमें चेक किया था हिडन क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉइज में, मैम एम्प्लॉइज में आईक्यू क्या टेस्ट हिडन होता है क्वालिटी इंटेलिजेंस टेस्ट में। टेस्ट के अंदर लर्निंग कैपेसिटी भी चेक किया जाता है। ये अपनी तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट जो होता है, वो आपका ये होता है कि टू डिटरमिन द एंड मेजर द पर्सन्स एबिलिटी टू एक्वायर, तो उसमें जो स्पेसिफिक स्किल्स होते हैं उसको जानने के लिए आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, ठीक है। आपका जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ये सब चीजें जो है आपके एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर में आती है, कि विच मेजर्स इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल एटीट्यूड। और मेंटल एटीट्यूड आपको कैसा रखना होता है, ये भी से पे आपका टेस्ट होता है। अगर आप किसी कहीं पर टीम आपको काम करनी है, तो एज अ सब लोग तो अकॉर्डिंगली हो सकते हैं। हम लोग काम, तो टीचर्स काम करने के लिए ऐसा होता है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में ये होता है कि आपका मेंटल जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल वो कैसा है, आप कितना आपका जो आपका टेम्परामेंट है, आप कहीं शॉर्ट टेम्पर्ड तो नहीं है, आप कैसे सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें जो होती है वो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर आएगी। अब नेक्स्ट इज पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट में कि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी कैसा है, कि आप किस तरीके के हैं, जैसे कि आपके मोटिवेशनल लेवल, सिंपैथी। मैम आवाज नहीं आ रहा मैम आपका। यस मैम, आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा मैम। नो मैम। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रहा है आवाज? यस मैम। यस मैम। ओके। तो पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है कि दीज टेस्ट जज द साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ एनी पर्सन। मतलब साइकोलॉजिकल तरीके से आपका जो आप जो मतलब आपकी पर्सनालिटी वो कैसी है। पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। सबको पता है कि अट्रैक्टिव मतलब आपके सिर्फ गुड लुक से नहीं होता कि आप कितने अच्छे दिख रहे हो। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मतलब आपका मोटिवेशनल लेवल कैसा है, आप कितने इमोशनल हैं, इमोशंस, सिंपैथी, सेंसिटिविटी। ये नहीं कि कोई सेंसिटिव सिचुएशन है, कोई बहुत ऐसा सिचुएशन उसमें आप हंस रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, कोई ये आपको लगा अरे हर तो क्या हुआ, उसको प्रॉब्लम है, तो आपको कभी कभी इमोशंस दिखाने होते हैं। आपको लगे हम आपके साथ हैं, वी आर विथ यू। हम क्योंकि एम्प्लॉय जो कलीग है, जब तक हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तब तक वही हमारी फैमिली होती है, और वही हमारे सब फ्रेंड होते हैं, हमारे फैमिली के लोग होते हैं, क्योंकि वही हमारे किसी भी सिचुएशन में हेल्प करते हैं। तो वहां पे इमोशंस, आपका सेंसिटिविटी और आपका मोटिवेशन लेवल कितना हाई होता है, ये आपकी पर्सनालिटी टेस्ट में चेक होता है।
अब मैं कल कंटिन्यू करूंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हाँ, ओके। ओके मैम मेरी क्लास है 12 बजे से, ठीक है, ओके। थैंक यू मैम, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू।